हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों आपके जो है 25 नंबर, जी हाँ, आपके टोटल एक वीडियो से आपका 25 नंबर जो है कंफर्म कराने वाला हूं, वो भी बिल्कुल एक वीडियो में। आज सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के टाइम में आपका जो है बच्चों 25 नंबर आपको मिलने वाला है। तो ध्यान से देखेंगे। क्यों बोल रहा हूं बच्चों ऐसा? क्योंकि आपको पता है आपका 5 नंबर वाले बच्चों 5 क्वेश्चन आएगा जिससे आपको 25 मार्क्स मिलेगा, और वो 25 मार्क्स के लिए आपको ये वीडियो बच्चों पूरा देखना होगा। तो ध्यान से देखते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, वो क्या है बच्चों? दक्षिण एशिया क्षेत्र की विशेषताओं का विवरण देना है आपको। ठीक है बच्चों, जो दक्षिण क्षेत्र है किसकी भाई? एशिया की जो दक्षिणी क्षेत्र है उसके बारे में आपको बताना, वो भी सिर्फ 5 लाइन में बताना, 5 नंबर आपकी जेब में। तो देखो कैसे बताओगे बच्चों आप लोग इसके बारे में। इसको बताऊं तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखना भाई, ताकि आपकी जो मार्क्स है वो सिक्योर हो पाए। पहला, दक्षिण एशिया की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, इस तरीके से बता सकते हैं। पहला बताओगे भैया वो क्या है कि दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर क्या है? सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा, क्या याद रखेंगे? आशा और निराशा, शंका और विश्वास जो है साथ साथ बसते हैं। पहला पॉइंट आपको यही लिख के आना है। क्या लिखेंगे कि दक्षिण एशिया एक ऐसा जगह है भैया जहां पर क्या होते? सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा, विश्वास और शंका साथ साथ बसते हैं। क्लियर है क्या? पहला तो बता के आई जाओगे। दूसरा क्या बोल रहा है कि दक्षिण एशिया विविधताओं से भरा पूरा क्षेत्र है, फिर भी भूभाग जो है राजनीतिक धरातल पर एक क्षेत्र है। क्लियर है बच्चों? वहां पर क्या है बच्चों? विविधता है। दक्षिण एशिया में पूरी विविधता पाई जाती है, लेकिन राजनीतिक रूप से बच्चों पूरा क्षेत्र एक है। इस तरीके से आप लोगों को बताना है। फिर थर्ड बताओगे, क्या बताना है आपको? देख सकते हो कि सामान्यतः भारत, कौन कौन से भाई? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका इत्यादि को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया पद का जो है बच्चों क्या किया गया है? यहां पर यूज किया गया है। तो इसको ध्यान से देखेंगे भाई, इसको भी। ठीक है, तो देखो क्या क्या हो जाएगा, इन चीजों को समझते चलो। ठीक, क्या हो जाएगा? किया गया है। इस क्षेत्र में कभी कभी अफगानिस्तान और म्यांमार को भी सम्मिलित किया जाता है, कभी कभी। तो दक्षिणी एशिया में कौन कौन से देश शामिल है वो लिख लेना है आपको। फिर चौथा, इसके उत्तर में विशाल हिमाचल पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से दक्षिण एशिया एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आती है। इस तरीके से बताना है। फिर दक्षिण एशिया क्षेत्र की भौगोलिक विशेषता ही इस उप महाद्वीप क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आच्छादन के लिए जिम्मेदार है। इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हो। ये 5 पॉइंट प्यारे बच्चों आप लोगों को बताना है जिससे 5 नंबर मिल जाए। पहला ये बताया कि वहां पर सद्भाव, शत्रुता, आशा, निराशा, शंका, विश्वास साथ साथ बसते हैं। फिर हमने बताया कि वहां पूरा क्षेत्र में विविधता पाई जाती है। फिर हमने बताया कि उस दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं करके आपको बताना है। फिर अगला जो है आपको बताना है कि इसमें क्या होते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं। जैसे कि उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर, फिर पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इस तरीके से आपको इसको बता देना है भाई। फिर लास्ट जो बताएंगे, दक्षिण एशिया की क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं ही उसका उप महाद्वीपीय क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक आच्छादन के लिए क्या है? जिम्मेदार है करके। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है भाई आपका, देख लो अगला क्या बोल रहा है? दक्षिण एशिया के विकास में सार्क देशों के योगदान को, कौन किस देशों के बच्चों? सार्क देशों के योगदान को आपको समझाना है कि सार्क देशों का क्या योगदान है, इस चीजों को आपको लिखना है। तो चलो समझते हैं भाई, इसकी आंसर भी देखते हैं फटाफट आपके लिए। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? तो ध्यान से देखेंगे इसको भी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सार्क देश की क्या महत्व रहा है, सार्क देशों ने ऐसा क्या किया, देख लो। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का जो है, ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, जो सार्क संगठन है अरे भैया वो सबसे क्या है? बड़े संगठन, अरे क्षेत्रीय बड़े संगठन, अरे ओला बता देना। काखर दृष्टि से भैया वो हाँ जनसंख्या की दृष्टि से। तो आपको सबसे पहले तो यही बताओगे कि जो सार्क संगठन है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। ये वाली तारीख को पुल बांध देना आपको। क्लियर है? फिर बताना है इसकी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 22% है। इसमें कितने लोग हैं? इस सार्क में टोटल जनसंख्या जितना भी है उसका भैया 22% जनसंख्या
इस पर है। इसके सदस्य देशों में अफगानिस्तान, इस सार्क देश में कौन कौन सा देश है ये तो पता होना चाहिए, इसको अपने मन से तो आप लिख नहीं सकते है ना। तो आपको बताओगे कि सार्क देश में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। भाई ऐसे कुछ भी तो नहीं लिख दोगे क्या, कोई भी जो देश शामिल ही नहीं उसका नहीं लिख दोगे। तो आपको कम से कम 3-4 देश का नाम तो जरूर लिखना पड़ेगा बच्चों। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान। अगर शॉर्ट ट्रिक से भी अगर याद रख सकते हो तो भ में क्या है, 2 ठो तो है भ से है भाई, मालदीव, श्रीलंका, इस तरह का थोड़ा सा याद तो रखना पड़ेगा भाई। फिर यहां पर आगे देख लेते हैं क्या, अनेक संघर्षों के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते, सहयोग के महत्व को पहचाने हैं। दक्षिण एशिया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और संसाधनों की दृष्टि से संसाधन और जल संसाधन प्रचुर मात्रा में, इसलिए विकास की संभावना बहुत अधिक है। साथ ही यह देश गरीबी, बेरोजगारी, आतंकवाद, राजनीतिक अशांति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर सार्क के बारे में और भी बताना जैसे, तो सार्क के बारे में ये चीजें अभी आप बता सकते हो बच्चों। कैसे बताएंगे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ध्यान से कि सार्क का गठन कब हुआ था बच्चों, 1985 में हुई थी। दुर्भाग्य से विभेदों की मौजूदगी के कारण इसे ज्यादा सफलता नहीं मिली है। ठीक है, अब भाई 1985 में ये सार्क तो बन गई थी, एक संगठन का नाम है सार्क, तो वो तो बन गई थी है ना, लेकिन वो ज्यादा उतनी फेमस नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाया भाई। आज वैश्वीकरण के दौर में क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका बढ़ गई है, राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता बढ़ गई है। तो देखो इसमें से पूरा आपको रट्टा तो मारना नहीं है, जो जो मेन चीजें है बच्चों उसको उठा के आपको इस चीजों को लिखना होगा भाई। क्लियर है क्या, एक बार पढ़ लेंगे पूरी चीजों को। फिर अगला जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं भाई। वो क्या है अगला क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, ये आपके स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है कि आतंकवाद की मूलभूत कारण जो है आपको लिखना है कि आतंकवाद के जो मूलभूत कारण क्या है वो बताना है। तो पहला तो भाई आपका शोषण और अन्याय की प्रवृत्तियां है, आतंकवाद के मूलभूत कारण आपको बताना है। तो शोषण और अन्याय की प्रवृत्तियां के कारण होते भाई। अगर ना शोषण होते, ठीक है, अगर शोषण होगा तब जाके वो आतंकवाद बनते। मान के चलो मान लो सपोज दैट तुम्हारा घर कहाँ है, जंगल के आसपास है, और वो लोग क्या है, सरकार क्या है, जबरदस्ती का आपको आपकी जगह से हटा देंगे, आपकी जगह को छीन लेंगे, आपको घर के बीवी बच्चों को, आपके भाई बहनों लोग को मार पीट के भगा देंगे, शोषण हो रहा है जबरदस्ती। उस केस में आप क्या करोगे, आप बदला लेना चाहोगे, मतलब आप आतंकवादी के समूह में चले जाओगे बच्चों, उस तरीका से। तो सबसे पहला कारण होता है भाई शोषण, अन्याय, अत्याचार अगर उसके साथ हुआ है तो वो आतंकवाद बनने के लिए चला जाए। दूसरा, शासन वर्ग की कथनी और करनी में भेद, मतलब शासन वर्ग बोलते कुछ है, वादा तो कर देते, अरे बड़े बड़े घर बना के देंगे आपको, यहाँ आपको नौकरी देंगे, जब यहाँ ये खुदाई होगा ये बनेगा, बट बोलने का कुछ और करे ही कुछ और। तो वो स्थिति में भाई ये तो दूसरा भी याद होगी है ना, बोले में कुछ और करे में कुछ और। कानून और न्याय व्यवस्था में कमियां, भाई कानून ही ऐसा नहीं बना है कि भाई आप हाँ आपके घर को अगर तोड़ा जा रहा है, आपको विस्थापित किया जा रहा है तो आपको हाँ आपकी सुविधा दिया जाएगा, आपके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था किया जाएगा, ये व्यवस्था होनी चाहिए, बट नहीं है। बेरोजगारी की वजह से भाई लोग तो पढ़ लिए हैं भाई, है ना, देखिए अभी डीएड बीएड वाले लोग ने कैसे की हड़ताल कर रहे हैं, हर पढ़े लिखे लोग का हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल मतलब इतने लाखों करोड़ों पैसा खर्चा करके अपना सब कुछ त्याग करके अगर पढ़ाई करबे और पढ़ाई करने के बाद नौकरी नहीं मिली तो क्या करे पड़े, आतंकवादी रास्ता तो अपनाना पड़ेगा क्या। तो ये बेरोजगारी भी एक रास्ता है जिससे आतंकवाद जो है बढ़ती है। अवैध शस्त्र निर्माण, हाँ भाई अवैध शस्त्र निर्माण, कोई भी आतंकवादी नहीं बन जाएगा भाई, उसको हथियार तो चाहिए क्या थोड़ा पावर में आने के लिए। तो अवैध जब क्या बनती है, शस्त्र निर्माण होती है, आतंकवादी तत्वों का प्रसाय के कारण, फिर सरकारों की अपेक्षापूर्ण नीति के कारण, विशेष पहचान के लिए पृथक राज्य की मांग, है ना, विशेष पहचान के लिए, आर्थिक क्षेत्र में संतुलित विकास का अभाव के कारण, आतंकवादियों को विदेशी सहायता के कारण। इस तरीके से अलग अलग कारण है जिसको आपको नोट करके रखना है बच्चों। 5 नंबर में अगर पूछे गए तो आपको इसको बताना है, ठीक है। इसी में और एक क्वेश्चन है, एक तो आपको या तो ऐसे पूछे जाएंगे कि उसके कारण पूछ सकते हैं, या भाई आपको पूछेंगे कि आतंकवाद को नियंत्रित करने के उपाय बोल रहे। भाई जो कारण है उसी में आप सुधार करते चलो भाई, इसको तो देखना ही नहीं पड़ेगा आपको। अगर पिछला वाला याद है, ये वाला
शोषण और अन्याय की प्रवृत्ति है, तो शोषण और अन्याय किसी के ऊपर भी शोषण अन्याय नहीं होना चाहिए, ऐसे लिख दो अगर ये याद है। शासन वर्ग की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। फिर कानून और न्याय व्यवस्था में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। बेरोजगारी नहीं होना चाहिए। अवैध शस्त्र निर्माण पर रोक लगा देनी चाहिए। आतंकवादी तत्वों का प्रश्रय जो है नहीं होनी चाहिए। इस तरह जो यहाँ पर होता है उसी को नहीं होना चाहिए करके उसकी आप रोकने का उपाय जो है बना सकते हो बच्चों। इसको आपको फिर से दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर है क्या? नेक्स्ट स्टेप देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो बच्चों, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इस पर दिया हुआ है बच्चों आप लोगों का, वो क्या है भाई, चौथा क्वेश्चन, निशस्त्रीकरण की आवश्यकता और महत्व के आधार पर बताना है ना, कि आखिर निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों है। ये 10वीं में भी आपने पढ़ रखा है। निशस्त्रीकरण का महत्व देखो, सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय तनाव और भय में कमी है ना। निशस्त्रीकरण के कारण क्या हो जाएगा भाई, अंतरराष्ट्रीय तनाव। भाई अगर निशस्त्रीकरण हुआ मतलब किसी के पास कोई परमाणु हथियार नहीं, मतलब दूसरा देश निश्चिंत रहेगा ना भाई, वो बेखौफ। अगर मान के चलो पड़ोसी देश के पास बड़ा बड़ा सा हथियार है तो वो क्या सोच, हम लोग क्या सोच रहे, वो हम पर कभी भी आक्रमण कर देगा, इसलिए थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति तो रह सकती है। तो अगर निशस्त्रीकरण आएगा तो अंतरराष्ट्रीय जो तनाव है वो कम से कम तो दूर रहेगा, भय कम रहेगी। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का अंत हो जाएगा। निशस्त्रीकरण नहीं रहेगा तो उपनिवेशवाद तो होगी नहीं। उपनिवेशवाद मतलब साम्राज्यवाद, ये चीजें तो आप समझते जो गुलाम बनाने की प्रक्रिया है वो नहीं रहेगी। ठीक है। पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार हो जाएगा भाई निशस्त्रीकरण। भाई कितने परमाणु हथियारों के कारण पर्यावरण को कितने नुकसान होता होगा, वो सुरक्षित रहेगा। युद्धों से बचाव हो जाएगा। विश्व शांति जो है बने रहेगा। निशस्त्रीकरण और नैतिकता के अनुकूल हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से आपको इसको लिख देना है। इसी में अगला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, इस तरीके से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई आपके स्क्रीन पर कि निशस्त्रीकरण की मार्ग में बाधाएं लिखना है कि निशस्त्रीकरण में क्या क्या बाधाएं आती। मान लो अपन निशस्त्रीकरण करें तो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी ना होना। सुरक्षा की अगर गारंटी नहीं देंगे तो उस पर निशस्त्रीकरण से फिर प्रॉब्लम है। आप हमें सुरक्षा का क्या दे दो, गारंटी दे दो, फिर हम शस्त्र कभी नहीं उठाएंगे या शस्त्र हम अपने देश में कभी नहीं रखेंगे। इस तरीके से यहाँ पर फिर अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की चुनौतियां बढ़ जाती है। भाई अगर हमारे पास हथियार ही नहीं रहेगा राज्य के पास, देश के पास, तो भाई दूसरे लोग तो हावी होंगे हम पे। तो ये निशस्त्रीकरण से एक तो घाटा होती, सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। दूसरा, आतंकवाद की चुनौती हमें मिल सकती है। भाई आतंकवादी लोग थोड़ा सक्रिय हो सकते हैं, समझेंगे इसके पास तो हथियार नहीं है ना। अगर हथियार है तो वो आतंकवाद थोड़ा सा डर ही है ना, अरे लोग के पास तो हथियार है भाई, दुग देंगे अपने को, है ना, ये सोचेंगे। फिर अगला क्या है भाई, प्राथमिकता का प्रश्न होना चाहिए। फिर राष्ट्रवाद और प्रस्तुतता की भावना होनी चाहिए, राष्ट्रवाद। फिर राष्ट्रवाद को समझते मतलब देशभक्त है वही है। राष्ट्रों में परस्पर अविश्वास और सुरक्षा का भय जो है रहेगा बच्चों, अविश्वास रहेगा, सुरक्षा का भय रहेगा, इस तरीके से है ना। फिर अगला जो क्वेश्चन है उस पर मूव ऑन करते हैं बच्चों। वो क्या दिया हुआ है आप लोगों का, यहाँ पे दिखा दिया जाए आप लोगों को, इस तरीके से देखेंगे है ना। छोटे राज्यों में निशस्त्रीकरण के प्रति उदासीनता ये हो सकती है। फिर प्रश्न क्रमांक 5वां, चित्र आधारित प्रश्न। चित्र के आधार पर लाल किला के प्राचीर में नेहरू जी का उद्घाटन है यहाँ पर, है ना। तो इस चित्र के आधार पर दिल्ली में सबसे पहले तिरंगा झंडा कब फहराया गया था, ये आप लोगों को एक डायग्राम दिया गया। इस डायग्राम के बेसिस पर आप लोगों को क्वेश्चंस पूछा गया। दिल्ली में सबसे पहले तिरंगा झंडा कब फहराया गया था, ये आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर बच्चों देख लो इसकी आंसर्स कैसे आपको करना होगा, तो देखते चलेंगे इसको। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इसके दिल्ली में सबसे पहले तिरंगा झंडा जो है 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। ठीक है। फिर कहां पर स्वतंत्र भारत के झंडा फहराया गया था, तो लाल किले के प्राचीर में स्वतंत्र भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया था। फिर तिरंगा झंडा के सामने खड़े व्यक्ति कौन है, तो तिरंगा झंडा के सामने खड़े व्यक्ति जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। फिर अगला जो क्वेश्चन से पूछ दे, आजादी के बाद भारत को एकता के सूत्र में बांधना क्यों कठिन था। ठीक है, अब एकता के सूत्र में बांधना क्यों कठिन था, ये आपको लिखना है। इस तरीके से हो जाएगा बच्चों इसकी आंसर। क्या लिखेंगे, भारत को एकता के सूत्र में बांधना इसलिए कठिन था क्योंकि आजादी के साथ साथ देश का विभाजन हुआ भाई। दो कौम के आधार पर विभाजन से उपजी हिंसा व त्रासदी से निपटना, साथ ही यहाँ की बहुभाषी, बहुधर्मी, बहुसंस्कृति के लोग निवास करते थे। आप सिंपल से लिख सकते हो, लोगों को एकता के सूत्र में बांधना इसलिए मुश्किल हुआ क्योंकि यहाँ पर
बहुत से धर्म को मानने वाले लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग जो थे, इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल होते रहते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते बच्चों, वो क्या दिया हुआ है आप लोगों का कि शॉक थेरेपी के 4 परिणाम जो है लिखना है कि शॉक थेरेपी के 4 परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो बच्चों पहला परिणाम है शॉक थेरेपी। क्वेश्चंस याद रखेंगे, पता चले आंसर तो याद हवे लेकिन क्वेश्चंस की छुमंतर है ना। तो भाई प्रश्न जरूर याद रखना है वह कि शॉक थेरेपी का है शॉक थेरेपी के परिणाम का है। तो सबसे पहले असमानता में वृद्धि। क्या हेडिंग रहेगा बेटा आपका? असमानता में वृद्धि। शॉक थेरेपी से क्या होती है? असमानता में वृद्धि होती है। कैसे बच्चों? निजीकरण के कारण अमीर और गरीबों के बीच असमानता और अधिक हो गई। पुराना व्यापारिक ढांचा तो नष्ट हो गया परंतु कोई वैकल्पिक ढांचा नहीं दिया गया। देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, लोगों की बर्बादी का सामना करना पड़ा। इस तरीके से तो शॉक थेरेपी सबसे पहला काम का हो इसे असमानता में वृद्धि, मतलब गरीब और गरीब होते गए, अमीर और अमीर होते गया। इस तरीके से यहाँ पर आप लोग लिखेंगे भाई। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई आप लोगों का, है ना, उसको देखेंगे। अगला जो हेडिंग डालेगा आप लोगों का वो क्या है? आर्थिक परिवर्तन पर अधिक ध्यान दिया गया, है ना। तो देखो शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए? तो सबसे उन्होंने क्या किया? आर्थिक परिवर्तन पर अधिक ध्यान दिया गया। मतलब देखते चलेंगे यहाँ पर कि आर्थिक परिवर्तन पर जोर दिया लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं का सही निर्माण नहीं हो सका, है ना। आर्थिक परिवर्तन पर तो ध्यान दिया कि कैसे हम यहाँ की ग्रोथ करेंगे, लेकिन उन्होंने सही से कोई संस्था का निर्माण नहीं किया गया। संविधान निर्माण का सही ना होना साम्यवाद से पूंजीवादी की तरफ जो है संक्रमण का क्या, यह सबसे बेहतरीन तरीका साबित नहीं हुआ। गरीबी का प्रसार, समाजवादी अर्थव्यवस्था की समाप्ति के कारण पूर्व में सोवियत संघ के खेमे के देशों में गरीबी का प्रसार हुआ, इस तरीके से बता सकते हो। फिर असंतोष की भावना का विकास हुआ, तो लोग क्या हुए? असंतोष हुए। इस तरीके से यहाँ पर इसकी चीजों को बता सकते हो। क्लियर क्या बच्चों? फिर नेक्स्ट वन है आप लोगों का, वो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। पांचवा में लोकतांत्रिक, अरे सॉरी, क्या हो जाएगा यहाँ पर? लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण को क्या दिया गया? भाई प्राथमिकता नहीं दिया गया। ये तो आप कम से कम इसके हेडिंग को याद रखेंगे और इसके अंदर चीजों को लिखने की कोशिश जो है करेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्या है भाई? सोवियत प्रणाली की खामियां स्पष्ट करना है कि सोवियत प्रणाली की क्या क्या खामियां हैं या कमियां बोल सकते हैं। तो सोवियत प्रणाली की प्रमुख खामियां निम्नलिखित है। तो चलो देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या खामियां आपका है, ठीक है। तो अगर खामियां की मैं बात करूं तो यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, देख सकते हैं इसको, खामियां क्या क्या हो जाएगा आप लोगों का। तो देखो सोवियत प्रणाली में नागरिकों का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं होता था, ठीक है। सोवियत प्रणाली में बात करें तो नागरिकों का भाई वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं होता था और शासन पर साम्यवादी दल के नेताओं और नौकरशाहियों का नियंत्रण रहता था। मतलब इस पर बच्चों अगर बात करें किस पर, इस पर कि सोवियत प्रणाली, तो सोवियत प्रणाली में होती क्या थी? लोग खुद शासन नहीं करते थे बल्कि दूसरों के अंदर में रह करके शासन करते थे। ये सीधी बात है बच्चों, है ना। वो खुद शासन नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे के अंदर में रह के शासन करते थे, है ना। इसको नौकरशाही का बोल सकते हैं, नेताओं के अंदर में रह करके शासन करना उसकी प्रणाली था। दूसरा, नागरिकों को शासन की कमियों को उजागर करने की स्वतंत्रता नहीं थी, ठीक है। नागरिक ये नहीं बता सकते थे अरे ऐसा होना चाहिए, गलत हो रहा है, वो कुछ नहीं बोल सकते थे नागरिक उसमें, ठीक है। फिर नागरिकों का जीवन कठिन था। अगला, साम्यवादी दल तथा शासन संस्था जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। जो साम्यवादी दल थे वो जनता से उनको कोई मतलब ही नहीं था। इस तरीके से यहाँ पे चीजों को आपको लिखना होगा बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी का क्या दिया हुआ है? पांचवा देख लेते हैं। पांचवा में दिया हुआ है बच्चों वो है आपका कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न होने के कारण जनता में शासन के विरोध अंदर ही अंदर आक्रोश बढ़ता जा रहा था। इस तरीके से आप सोवियत प्रणाली के बारे में बता सकते हो, ठीक है। ये और भी आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 5 तो आपको याद रखना है, आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हो, अगर कोई भूले तो आपके लिए काम आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? भारत की भांति पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत क्यों नहीं हो सकी जबकि दोनों ही देशों का इतिहास एक जैसा है ना। मतलब भारत की लोकतंत्र मजबूत है लेकिन पाकिस्तान की क्यों नहीं है, काबर नहीं है, ओला बताना है भाई, सिंपल से। क्लियर है बच्चों? तो अपन बढ़ते हैं भाई आगे क्या लिखना है देख लो भाई, सिंपल है, बहुत आसान है, सिर्फ सुन के लिखोगे मुझे पता है। देखो भारत और पाकिस्तान एक साथ कब हुआ? 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए भाई, है ना।
भारत तो 15 को हुआ, पाकिस्तान एक दिन पहले 14 अगस्त को हो गए थे। पाकिस्तान की तुलना में भारत में जो है लोकतंत्र की जड़ें मजबूत, टिकाऊ और अधिक सफल रही। पाकिस्तान में भारत की बात ही लोकतंत्र की जड़ें मजबूत ना होने के कारण आपको बताना है। तो पहला कारण है पाकिस्तान में सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा रहा, है ना। पाकिस्तान में भाई वहां पर लोकतंत्र की स्थापना क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां के जो धर्मगुरु है, भूस्वामी थे या सेना थे, वो लोग के दबदबे ज्यादा था, इस वजह से हुआ। फिर इसकी वजह से क्या हुआ, कई बार निर्वाचित सरकार को भी गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ था बच्चों, है ना। क्लियर है कि बच्चों सेना का क्या था, दबदबा ज्यादा था, तो उन लोग क्या करते थे, वहां जो भी सरकार बनती थी उसको गिरा करके खुद शासन करते थे। ये पहला कारण हो जाएगा बच्चों, क्लियर है क्या। फिर और भी इस पर कारण जो है आप बता सकते हो, इन चीजों को अंदर पढ़ते जाओगे तो आपको एकदम शॉर्ट नोट पढ़े पता चलते जाएगा। जैसे दूसरा दूसरा देख लेते हैं बच्चों, दूसरा में क्या है लिखना है आप लोगों को। दूसरा में ये लिख के आएंगे, यद्यपि पाकिस्तान में अपेक्षाकृत स्वतंत्र और साहसी प्रेस मौजूद है और वहां मानवाधिकार आंदोलन के काफी मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं था। मतलब सीधी बात है, हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, पाकिस्तान में कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला था लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, पाकिस्तान की लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जो है नहीं मिला, इसके कारण ये नहीं हुआ। दूसरा मतलब पहला तो ये था कि वहां के सैनिक लोग अपना शासन स्थापित करना चाहते थे। दूसरा यहाँ के जो क्या थे बच्चों, यहाँ की मतलब अंतर्राष्ट्रीय शक्ति नहीं मिल पाई थी, ये बोल सकते हैं। तीसरा अगला, यद्यपि पाकिस्तान में अपेक्षाकृत स्वतंत्र और शासी प्रेस मौजूद है, वहां मानो काफी मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान में लोकतंत्र शासन चले इसके लिए कोई खास क्या था। सेम क्वेश्चन यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों में अपने स्वार्थों के गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, वो सैनिक शासन यहाँ पर आ जाते थे बच्चों। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य देशों ने उस पर क्या किए थे, वहां के सैनिक शासन को बढ़ावा देते थे, है ना। इसलिए वो वहां क्या है, कभी भी लोकतंत्र की स्थापना जो है बच्चों नहीं हो सकी। इस तरीके से आप लोगों को करना है, लिखना है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते बच्चों, वो क्या है भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 8 भाई। इस पर क्या बोल रहा है कि भारत एवं नेपाल के बीच, किनके बीच बच्चों, भारत के और नेपाल के बीच कौन कौन से जो मन मुटाव है कि मुद्दे हैं, उस चीज को आपको यहाँ पर वर्णन करना है 5 नंबर के लिए। तो देख लेते हैं बच्चों, अगला क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि क्या क्या एक्चुअल में मुद्दे हैं यहाँ पर भाई। तो बच्चों देखो, ये आपके स्क्रीन पर क्या बोल रहा है कि भारत और नेपाल के मध्य निम्नलिखित मन मुटाव के मुद्दे। पहला मुद्दा भैया वो क्या है, नेपाल की चीन के साथ मित्रता को लेकर। ठीक है, नेपाल क्या किए भाई, चीन के साथ मित्रता किए है ना। तब भारत ने समय समय पर अपनी अप्रसन्नता जो है प्रकट की। ये मतलब क्या बोले हैं भाई, उनके साथ दोस्ती यारी मत रखो यार, वो बहुत खराब बंदे, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, चेतावनी दिया, या भाई मजा नहीं आता तुम लोग उनके साथ रहते हो, इस तरीके से उन्होंने भाई ये बोले हैं भाई, है ना। फिर दूसरा, नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के विरुद्ध आवश्यक कदम नहीं उठाती भाई, इससे भी भारत अप्रसन्न है। नेपाल सरकार क्या करती है, अगर कोई भारत की खिलाफ कोई दूसरा काम होता है तो भाई उसका विरोध करना चाहिए ना। अगर दोनों दोस्त है, जब दोस्त का आपके बुराई कर रहा है या दोस्त के खिलाफ दूसरी रणनीति रच रहे हैं, है ना, तो आपको आना चाहिए ना सामने भाई, अरे मेरे दोस्त के लिए कैसे ऐसा कर रहे थे। बट उन्होंने वे ऐसा नहीं करते भाई। कौन, नेपाल जो है ये है। फिर भारत की सुरक्षा एजेंसियों नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा समझती है बच्चों। भारत की जो सुरक्षा एजेंसी है नेपाल में क्या चल रही, जो माओवादी आंदोलन जो चल रही है उसको क्या समझती, खतरा समझती है बच्चों। क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न राज्यों में नक्सलवादी समूह का उदय हुआ है, इसलिए बच्चों ये क्लियर है। फिर नेक्स्ट वन है, इसी पर क्या बोला गया है बच्चों आप लोग का। अगला जो है ये देख सकते हो आप स्क्रीन पर, क्या बोल रहे हैं भाई, नेपाल के लोगों का यह सोचना है कि भारत सरकार नेपाल को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, उसकी नदी, जल एवं पन बिजली पर आंख गड़ाए हुए हैं, है ना। नेपाल के लोग ये सोचते हैं कि भाई भारत सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए हमसे दोस्ती करके रखे है, इस तरीके से यहाँ पर बोल सकते हो। फिर पांचवा, चारों तरफ स्थल भाग से घिरे नेपाल को भारत के साथ व्यापारिक निर्भरता एक समस्या के रूप में देखी जा सकती है बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम करता है या रखता है, ये आप लोग को बताना है बच्चों। ठीक है,
तो देख लेते हैं भाई एक्चुअल में ये है क्या भाई, कौन ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको समझते हुए चलते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, शक्ति संतुलन से तात्पर्य है कोई भी एक पक्ष या राज्य इतना शक्तिशाली ना हो कि वो अन्य राज्यों पर हावी हो जाए या दूसरे पर हमला करने, उसे दबाने या हराने में समर्थ हो जाए। इस प्रकार की एक तुला की दो पलड़े समान भार होने पर संतुलित रहते हैं, उसी प्रकार शक्तियां समान हो जाए। शक्ति संतुलन का क्या मतलब है बच्चों, सीधी बात है, शक्ति संतुलन मतलब जो भी शक्ति है वो संतुलित रूप से हो। दो बंदे मान चलो, दो ग्रुप है, तो इस ग्रुप को जितना शक्ति दे रहे उतना ही इस ग्रुप को भी शक्ति दो। क्यों क्यों भाई, तब जाके संतुलन बना रहेगा। मान चलो आप इस ग्रुप को ज्यादा पावर दे दी, ये क्या करेगा, इसको कभी जीने खाने नहीं देगा भाई, उस पर उसको अपने अंदर क्या अपने गुलाम बनाने की साजिश करता रहेगा भाई। इसलिए जो है यहाँ पर उसी चीज का बात हुआ है कि शक्ति संतुलन से तात्पर्य है कि कोई भी पक्ष या कोई भी राज्य उसे इतनी भी शक्ति नहीं देना कि वो दूसरे के ऊपर चढ़ाई करे भाई। शक्ति संतुलन से तात्पर्य है कि कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी हिस्सा को समान शक्ति जो है प्रदान करना ही शक्ति संतुलन कहलाता है बच्चों। इस तरीके से आप लिखेंगे, क्लियर है क्या बच्चों। फिर उसी चीज को आगे आप ऐसा लिख सकते हो, किस प्रकार बच्चों, ऐसा है ना, शक्ति में संतुलन होने पर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्थिर रहती है बच्चों, बने रहते। वही स्थिति विभिन्न राज्यों के बीच होती है। यदि कोई देश अन्य देशों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है तो वह अन्य देशों के लिए क्या है भाई, संकट है भाई। अगर कोई देश शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली, तो वो तो क्या करेगा भाई, शक्तिशाली करके वो होशियारी तो मारेंगे ही मारेंगे, है ना। तो इसलिए शक्तिशाली किसी देश का होना वो अन्य देशों के लिए क्या है, चिंता का विषय होती है। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है, क्लियर है क्या बच्चों। फिर आगे यहाँ पर लिख सकते हो बच्चों, और भी क्या दिया हुआ है, ये शक्ति संतुलन को कायम रखने के उपाय, कि हम शक्ति संतुलन को कैसे कायम रख सकते हैं, इन चीजों को यहाँ पे आपको लिखना है। सबसे पहला बच्चों, शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए सैन्य शक्ति में निरंतर वृद्धि होती रहना चाहिए, है ना। अब संतुलन बनाए रखने के लिए देख लो, अगर मान के चलो अपन सैनिक भर्ती करना बंद कर दे तो होगा क्या, सैनिक तो बूढ़े होते जाएंगे, मरते जाएंगे, कम होते जाएंगे। क्या सैनिक संख्या कम हो जाएंगी मतलब हम दूसरे देशों से क्या हो जाएंगे भाई, हम दूसरे देशों से कम शक्तिशाली हो जाएंगे, मतलब शक्ति संतुलन जो है नहीं बना। तो सबसे पहले शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए सैनिक की जो बोल सकते हैं सैन्य शक्ति जो निरंतर वृद्धि होते रहनी चाहिए भाई, वो अनुपात जो है सेम रहना चाहिए। दूसरा, शक्ति संतुलन के लिए आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत होनी चाहिए, तभी शक्ति संतुलन जो है कायम रह सकता है। तीसरा, उन्हें बताया कि शत्रु देश की शक्ति को कम करने के लिए विभिन्न उपाय करने चाहिए बच्चों। मतलब शत्रु देश है तो उसकी शक्ति को कम करने के जो भी तरीके हो सकते हैं उसको अपनाना चाहिए। अगला, शस्त्रीकरण पर भी शक्ति संतुलन का एक माध्यम है बच्चों। शक्ति संतुलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में बना हुआ था। जैसे अमेरिका व सोवियत संघ दोनों शक्तिशाली विरोधी देश थे, यदि शक्ति संतुलन न होता तो तृतीय विश्व युद्ध हो सकता था। यह संतुलन 1945 से 1990 तक बना रहा। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पर मूव ऑन करते हैं भैया। वो क्या दिया हुआ है भाई, आपके स्क्रीन पर है यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 10वां, आंतरिक सुरक्षा को स्पष्ट करना है कि आंतरिक सुरक्षा क्या होती है। फिर आप लोगों को बताना है भैया कि ये क्या होती है, आंतरिक सुरक्षा की अपेक्षा बाहरी सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। आंतरिक सुरक्षा किसको बोलेंगे भाई, घर की जो सुरक्षा होती है उसको आंतरिक सुरक्षा बोलेंगे, और बाहर में जो अपन कैमरा लगाएंगे वो क्या, बाह्य सुरक्षा। सीधी बात है, इसको तो अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, ठीक है। पारंपरिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पक्ष आंतरिक सुरक्षा भी है। यह मुख्य रूप से अच्छी अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था, आंतरिक शांति आदि पर निर्भर करती है, परंतु आंतरिक सुरक्षा की तुलना में बाहरी सुरक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। भाई घर के लोगों से किसको खतरा रहेगा, है ना, कोई हमला करी, कोई नुकसान पहुंचे तो बाहरी लोग में नहीं करे। तो जो है आंतरिक सुरक्षा से भी ज्यादा जरूरी है कौन सा बच्चों, बाहरी सुरक्षा, क्योंकि बाहरी सुरक्षा से ही आंतरिक सुरक्षा कायम रह सकता है। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर इसकी आंसर जो है अपने शब्दों में लिखना है, बहुत ज्यादा इसको नहीं करना है बच्चों, क्लियर है। आप इसको और भी ऐसा देख सकते हो। आगे अपन बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट वन है, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया आपकी स्क्रीन पर। ये देख लो क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर क्या दे रहे, क्वेश्चन नंबर 11 में भारत के समकालीन मानचित्र में निम्न में से देशी रियासतों के स्थान चिन्हित करना। जैसे भारत के मानचित्र में इसको बताना बच्चों कि जूनागढ़ कहाँ पे है, मणिपुर हो गया, मैसूर, ग्वालियर, कश्मीर, हैदराबाद, इन सब चीजों को दिखाते चलना है बच्चों। तो यहाँ पर आपको ये मानचित्र भरने वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से आना चाहिए, तब जाके आप बेहतर वे पे आप प्रेजेंट बच्चों कर पाओगे,
क्लियर है क्या? मानचित्र अच्छे से देख लेंगे। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्न राज्यों को दर्शाना है कि राज्य। अब भाई सिंपल सी चीजें है बच्चों, आप लोग क्या करेंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। भाई आप इतना जिलों को देखने के बजाय आप क्या करो भाई, ऑल जिला को देख लो अच्छे से। सॉरी, जितने भी आपके पास राज्य है ऑल राज्य को देख लेंगे, ऑल राज्य को देख लो ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए, क्योंकि जरूरी तो नहीं यही पूछे, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए पूरे राज्य की अच्छे से देख लेंगे। और यहाँ पे देखो ऑल पूरा 1 2 लिख दिया है भाई, तो यहाँ पर पूरी चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं और भी इसके बारे में, आई थिंक आपको विजिबल नहीं होगी ये, तो अब मैपिंग करना ये कम है, मैं आपके लिए बोल देता हूँ, आपके लिए बच्चों ये है टास्क है बच्चों, इस टास्क को कंप्लीट कर लेना कि एटलीस्ट बच्चों आप जो है पूरे राज्य का नाम अच्छे से देख लेना कि कौन क्या है करके। मैपिंग के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, 13 को 2 भागों में बांट दिया, निम्नलिखित कथन के पक्ष या विपक्ष में एक लेख लिखना है ना। एक कथन है बच्चों, क्या बोल रहा है, दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसे परंपरागत मित्र की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक कथन है, दुनिया के विघटन के बाद, अगर मान लो दुनिया विघटित होती है उसके बाद भाई भारत को रूस के साथ क्या नहीं करना चाहिए, रूस के साथ दोस्ती को छोड़ करके उसको किसके साथ करना चाहिए, अमेरिका के साथ करनी चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत है या नहीं है, इसको अपने आधार पर पक्ष में हाँ करना चाहिए तो आप उसके क्यों तो उसको बताओगे, नहीं करना चाहिए तो उसको आपको उत्तर बताना भी क्यों नहीं। तो देखो यहाँ पर इसका उत्तर क्या दिया हुआ है, दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भी भारत को अपनी विदेश नीति बदलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मतलब ये विपक्ष में भी विदेश नीति बदलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि भारत को अपने परंपरागत जो होती है बच्चों, परंपरागत एवं विश्वसनीय मित्र रूस से सदैव अच्छे संबंध जो है बनाए रखने चाहिए। भाई अब उससे विघटन हो गया तो भाई जो पुराने दोस्ती बना हुआ है उस दोस्ती को ही कायम रखना चाहिए करके मैं यहाँ पे उत्तर लिख रहा हूँ। तो वो वही बोल रहे हैं, रूस के साथ भी जब पुरानी संबंध है, परंपरागत दोस्ती है उनके साथ, तो वो दोस्ती हमारा क्या होना चाहिए भाई, बनाए रखना चाहिए भाई। काबर भाई, तो रूस सदैव भारत की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है, ऐसा तो नहीं कि कभी विश्वास तोड़े, नहीं तोड़े है ना, विश्वास नहीं तोड़े, परंतु अमेरिका के विषय में यह बात पूर्ण रूप से सही नहीं कहा जा सकता। भाई वो नया दोस्त बनाया बर पुराना दोस्त छोड़ बे, तो नया दोस्तों पर भरोसा थोड़े भाई, वो तो हमेशा हर मामला में तो साथ खड़े है ना, तो इखर स्थिति वो कभी भी ओखर दोस्ती नहीं तोड़ना चाहिए, ये बोल रहा है यहाँ पर, बस उतना चीजों को आपको दिखा। दूसरा इसी पर भारत के रूस के सहित उत्तर साम्यवादी देशों के साथ संबंध लिखना है। भारत के जो रूस के साथ कैसा संबंध है और अलग जो अन्य साम्यवादी देश है उसके साथ कैसा संबंध है, इसको लिखना है भाई। तो क्या करेंगे, भारत ने भैया कहा करे सोवियत संघ के विघटन के बाद भी सभी उत्तर साम्यवादी देशों के साथ अच्छे संबंध रखे, विशेषकर रूस के साथ, क्योंकि शीत युद्ध समाप्त हो चुका था, सोवियत संघ का विघटन हो गया था और सभी गणराज्य स्वतंत्र हो चुके थे, इसलिए सभी, मतलब देखो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ टूटा बच्चों, है ना, उसके बावजूद भी भारत ने क्या नहीं किया, रूस के साथ अपनी दोस्ती या अन्य जो है वो देश है उनके साथ उन्होंने अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी। क्यों, क्योंकि भाई उन्होंने क्या है हर एक विषम परिस्थितियों में क्या है भारत के साथ दिए होंगे बच्चों, ठीक है। इस तरीके से गणराज्यों के साथ भारत के मैत्री संबंध बने रहे। सन 1983 में हुआ क्या बच्चों, रूसी राष्ट्रपति एल्त्सिन ने भारत की यात्रा की। 1 जुलाई सन 1994 को प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने रूस की 4 दिवसीय यात्रा की। इसी यात्रा से प्रतिरक्षा, राजनीतिक और व्यापारिक संबंध की बाधाएं दूर हुई। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो, पूरे चीजों को आप यहाँ पर बता सकते हैं बच्चों। क्लियर है क्या? फिर अगले क्वेश्चन पर अपन मूव ऑन करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर है भाई, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 14 में सोवियत संघ के विघटन के कारण बताना। क्या करिए भाई, सोवियत संघ बनने के उद्देश्य अपन 10वीं तक बहुत पूछा जाता है पेपर, है ना, सोवियत संघ के निर्माण के उद्देश्य से पूछा जाता है। यहाँ पर आपको पूछेगा गया है भाई सोवियत संघ के विघटन, आखिर वो विघटन क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, तो इस चीज को बताना है आपको। तो सोवियत संघ के विघटन के कारण निम्न है, पहला, सोवियत संघ अब राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था बच्चों। सोवियत संघ क्या हो गया था बच्चों, आर्थिक रूप से भाई कमजोर हो चुका, तो उनके पास खर्चा पानी, चाय पानी के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं था। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी ने नागरिकों में असंतोष भर दिया बच्चों, ठीक है।
फिर क्या हुआ, जब मान चलो कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में पैसा ही नहीं है, ग्रुप में पैसा रहता है तब तो सब लोग आते, खाने पीने को मिलेगा, अरे ऐसे करके सब आते मीटिंग में। फिर धीरे धीरे पैसा की कमी होती गई, आर्थिक स्थिति समाप्त होती गई, कोई मिलना नहीं चाह रहे, कोई किसी भी समस्या पर बात नहीं करना चाह रहे, इसलिए इस तरह से वो क्या हो गए, विघटित हो गए भैया। ठीक है, फिर सोवियत संघ के लोग जो है क्या हुआ बच्चों, यहां पे समझो गोर्बाचेव द्वारा लाए गए सुधारों की धीमी गति से संतुष्ट नहीं थे बच्चों, है ना, वो सुधार जो लाए थे उससे संतुष्ट नहीं थे। फिर अगला, सोवियत संघ के लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या करते थे, साम्यवाद से अच्छा समझने लगे थे बच्चों। फिर इस तरीके से आपको कम से कम 5 पॉइंट जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पर क्या दिया हुआ है सॉरी 15, नीचे दिए गए कार्टून को ध्यान पूर्वक अध्ययन करना है तथा निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है। कार्टून दिया है बच्चों, देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कार्टून दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इस कार्टून को देखना है आपको और नीचे जो प्रश्न दिया उसका उत्तर देना है। कार्टून को देखो, आई थिंक विजिबल हो रही कि नहीं, आई डोंट नो। इस कार्टून को देखना है। ठीक है, तो इस कार्टून को देखना, दिए गए कार्टून संबंध किस देश से है बच्चों, तो श्रीलंका से। LTTE का विस्तृत रूप लिखना है, LTTE का, तो LTTE का क्या, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ये हो जाएगा लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, इस तरीके से ये हो जाएगा। अगला की बात करें बच्चों तो वो क्या हो जाएगा आप लोगों का, अगला जो है हो जाएगा भाई, लिट्टे की मुख्य मांग थी कि श्रीलंका तमिलों के लिए अलग देश का निर्माण किया जाए, इस तरीके से चीजों को आप लिखेंगे। फिर 5वां, शेर के रूप में सिहली कट्टरपंथी को दिखाया गया है, शेर के रूप में, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर अगला प्रश्न क्या बोल रहा है भाई, सॉरी अगला जो प्रश्न है भैया वो क्या है आप लोगों का, निम्नलिखित को राजनीतिक मानचित्र में दर्शाना है। तो राजनीतिक मानचित्र में बच्चों आपको क्या करना है, जैसे कि ABCD के रूप में प्रदर्शित किया गया, उसको बताना है कि क्या है करके। जैसे कि बच्चों यहाँ पे ये दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है सब चीज को कि A क्या है, B क्या है, C क्या है करके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप किस चीज को देख पा रहे हो, ये A है, तो A तो भाई आपकी इंडिया है। B की बात करें तो B यहाँ पर ये श्रीलंका हो जाएगा, और C इस जगह पे है बच्चों, तो C क्या हो जाएगा, C को देखो पाकिस्तान है ना, तो ये आप अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, C क्या है, D क्या है, ये पूरा चीजें, ये एक्चुअल में ये फिगर आपको इस तरीके से दिखेगा था, आप आराम से इसको कर पाओगे। प्रश्न क्रमांक 17, साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 4 अंतर बताना है दोनों में। ठीक है, तो दोनों में अंतर देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, फटाफट देखते हैं इसको। सबसे पहले साम्यवादी अर्थव्यवस्था में अंतर देख लेते हैं बच्चों। तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था की अंतर की अगर बात करें तो वो इस तरीके से हो जाएगा, कैसा बच्चों, पहला अंतर क्या बोल रहा है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था कैसी थी, राज्य द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित होती है साम्यवादी, जबकि ये राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है। क्लियर है बच्चों, पहला अंतर क्लियर है क्या, साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो है राज्य द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित होती है, जबकि ये अल्प रूप से मतलब न्यूनतम हस्तक्षेप होता है, उसमें राज्य को कोई मतलब नहीं होता। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती है, जबकि यहाँ पर स्वतंत्र व आर्थिक व्यवस्था पर आधारित होती है, स्वतंत्र व बाजारवादी अर्थव्यवस्था, यहाँ पर योजना बनाई जाती है अर्थव्यवस्था के लिए, और यहाँ पर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है। यहाँ पर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और यहाँ पर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है। व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं, मतलब व्यक्तिगत रूप से कोई पूंजी नहीं रख सकते, जबकि वहां पर इसमें बात करें तो बच्चों देख लो, इस पर क्या हुआ गया है, क्या बोला गया है, व्यक्तिगत पूंजी का महत्व है। क्लियर है, इस तरीके से आपको आजू बाजू में चीजें लिखोगे तब ज्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा। समाजवादी आदर्श पर आधारित था, जबकि ये क्या थे बच्चों, वो ये जो है पूंजीवादी सिद्धांत पर क्या थे, आधारित थे बच्चों। क्लियर क्या, इस तरीके से लिखेंगे। फिर उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व थी। ठीक है, उत्पादन पर किसका, राज्य का महत्व, क्योंकि राज्य पूर्ण रूप से नियंत्रण करते थे, और इस पर उत्पादन के साधनों पर निजी व बाजार का स्वामित्व व नियंत्रण रहता था। इस तरीके से बच्चों आप लोगों को इसको लिखना है। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें बच्चों तो वो क्या दिया हुआ है भाई, प्रश्न क्रमांक 18, भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। तो सोवियत संघ के विघटन के कारण आपको ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में देख चुके हैं बच्चों, तो वो जो है नहीं देखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, श्रीलंका की तमिल समस्या के समाधान के लिए भारत के योगदान को लिखना है। श्रीलंका की जो तमिल समस्या थी बच्चों, है ना, उसके समाधान करने में भारत ने कैसे हेल्प किए है, क्या मदद की है, उस चीज को लिखना है। ठीक है, अथवा यहां पर क्या दिया हुआ है,
श्रीलंका की जातीय समस्या को हल करने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में लिखना। ये दोनों क्वेश्चंस के उत्तर आपका एक जैसे यहाँ पर हो जाएगा। देखो, भारत के योगदान को समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तमिल समस्या श्रीलंका की आंतरिक समस्या थी बच्चों। जो तमिल समस्या थी, भाषाई समस्या थी बच्चों, वो कहाँ की भाई? श्रीलंका की तो अपनी खुद की समस्या थी, लेकिन इस समस्या का प्रभाव भारत पर भी पड़ा और श्रीलंका से हजारों की संख्या में शरणार्थी भारत जो है आए। अब वहां पर क्या थी बच्चों? श्रीलंका पर क्या थी? तमिल समस्या होने लग गई। तब वहां से लोग जो है कहाँ आने लग गए? भारत में शरण लेने आने लग गए, है ना, हजारों की संख्या में। जो भारत के लिए क्या था बच्चों? एक समस्या बन गई बच्चों। इतने लोग आएंगे तो भारत की समस्या तो बनेगा ही ना। दूसरी ओर श्रीलंका सरकार ने तमिलों का दमन ही नहीं अपितु आर्थिक नाकेबंदी भी कर दी थी भाई, कि तमिल लोगों तो भाई आपका कोई यहाँ पैसे का लेन देन कुछ नहीं कर सकते, इसको कोई देंगे कुछ लेंगे नहीं भाई इनसे, ये बोल दिया गया था तमिल सरकार, जिससे वे भूखे मरने की स्थिति में आ गए थे भाई। अब भूखे मरेंगे तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तब मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए भारत ने हवाई मार्ग से तमिलों को राहत सामग्री पहुंचाई। भारत के इस हस्तक्षेप के कारण श्रीलंका ने इस समस्या के समाधान के लिए समझौतावादी रुख अपनाकर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से कोलंबो में एक समझौता किए बच्चों। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो इस समस्या के बारे में। क्लियर है क्या बच्चों? फिर आगे बढ़ते हैं भाई, आपका अगला जो क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। वो क्या दिया हुआ है उस समस्या के बारे में और भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप डिटेल पढ़ सकते हो कि और क्या क्या चीजें हुई है। ठीक है, फिर सॉरी, प्रश्न क्रमांक 21 में क्या बोल रहे हैं? दक्षिण एशियाई देशों की समान समस्याओं का विश्लेषण करना है। दक्षिण एशियाई देशों की समान समस्या मतलब एक्चुअल में हमें इनके बारे में लिखना है कि दक्षिण एशियाई जो देश है उसमें क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है। तो वो समस्या को देखते हैं भाई फटाफट, पॉइंट टू पॉइंट बच्चों। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि दक्षेस के, है ना, दक्षेस के सदस्य कुछ छोटे देश मानते हैं कि सार्क की आड़ लेकर भारत उनके बाजार में सेंध मारना चाहते हैं और व्यावसायिक उद्यम तथा व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए उनके समाज और राजनीति पर जो है असर डालना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? जो दक्षिण के कौन कौन से बच्चों, इसको समझने की कोशिश करो सिंपल से। जो दक्षिण एशियाई के देश है, ठीक है, जो दक्षिण एशियाई के देश है बच्चों, वे ये सोचने लग गए कि भाई ये सार्क के आड़ में ना भारत क्या करना चाहते कि सब कुछ को हथियाना चाहते। इस तरीके से कौन सोचते थे? जो दक्षिण एशियाई के जो देश थे, छोटे छोटे देश थे, वो ऐसा सोचते थे कि भारत भाई होशियारी मार रहा है सार्क के आड़ में, ये बोलते थे। फिर दक्षिण एशिया के सभी देश एक दूसरे पर क्या करते थे? विश्वास नहीं करते थे बच्चों, इसलिए वे अंतरराष्ट्रीय मंच पर कभी एक स्वर में नहीं बोल पाते थे। क्लियर है बच्चों? जो दक्षिण एशिया के देश थे उनमें बिल्कुल भी एकता नहीं थी, वो कभी एक मंच पर आके खड़े ही नहीं हुए, कोई समझौता उनके बीच हुआ ही नहीं है, ये बोल सकते हो। फिर अगला, दक्षेस के जो सदस्य देशों में आपसी मतभेद बहुत अधिक ज्यादा था बच्चों। पहला तो उनकी सोच ही अलग थी भाई, वे सोचते थे कि भारत आकर यहाँ होशियारी मारेगा। दूसरा, ये उनके आपस में ही बिल्कुल नहीं बनता था। तीसरा ये बोल सकते उनके आपस में बिल्कुल नहीं बनता था, मतलब वो एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं करते थे तनिक सभी भाई, ये हो जाएगा। फिर क्या स्थिति था बच्चों? अगला देख लेते हैं यहाँ पर। अगला जो हो जाएगा चौथा में क्या याद रखेंगे? दक्षेस के अन्य सदस्य देशों को यह डर बना हुआ था कि भारत कहीं बड़े होने का दबाव हम पर ना बना बैठे। इस तरीके से बच्चों, तो हमें याद है पहला ये सोचते थे कि भारत उन पर पूरी तरीके से क्या कर लेगा? नियंत्रण कर लेगा। दूसरा, उनका आपस में विश्वास नहीं था। तीसरा, उनके बीच में मतभेद ज्यादा था। चौथा, वो ये उनके बीच डर बना हुआ था कि भारत उनको अपने कंट्रोल में लेगा, अपने नियंत्रण में ले लेगा, इस तरीके से। फिर पांचवा भैया आपको क्या याद रखना है? दक्षिण एशिया के सारे देश के झगड़े सिर्फ भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच ही नहीं बल्कि बहुत अन्य, मतलब उनकी, देखो उन लोगों की झगड़ा ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके साथ है पड़ोसी के, वो पूरे गांव वाले लोगों के साथ झगड़ा करते थे, ये बोल रहे हैं। मतलब गांव, मतलब यहाँ पर पूरे विश्व की बात है, तो मतलब वो पड़ोसी भारत के साथ साथ भारत के अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी झगड़ा मोल ले बैठे थे। इस तरीके से यहाँ पर आप लिखोगे। क्लियर है क्या भाई? फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर छठवां भी दिया हुआ है, देखेंगे भैया इसको। ठीक है, मैं 5 बता दिया आपको। छठवां देख लो क्या बोल रहा है। सुरक्षा के अपारंपरिक खतरों में एक प्रमुख पर्यावरण का लगातार बढ़ रहा प्रदूषण है। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से पर्यावरण प्रदूषण भी एक सबसे बड़ी खतरा है। उदाहरण देते हुए इस कथन की जो है पुष्टि करना है आप लोगों को। तो देखो बच्चों, इसको कैसे करेंगे, कैसे बताना है आप लोगों को? इस तरीके से बहुत आसान है। आप बताओगे कि सुरक्षा के अपारंपरिक खतरों में एक प्रमुख पर्यावरण का लगातार खतरा, प्रदूषण का खतरा जो है बढ़ रहा है।
हाँ, हम इस कथन से सहमत है भाई। हाँ भाई, पर्यावरण प्रदूषण होगा तो खतरा तो बनेगा ही। पर्यावरण प्रदूषण की प्रकृति की वैश्विक है। इसके दुष्प्रभाव की सीमा राष्ट्रीय नहीं है। वैश्विक पर्यावरण की समस्याओं से मानव जाति को सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो गया है। वैश्विक पर्यावरण की चुनौती की निम्न कारण है बच्चों। तो इस तरीके से इसकी आंसर जो है आप बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, इस कार्टून को देखना है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, इस कार्टून को देखना है और कार्टून के आधार पर आपको उत्तर देना रहेगा कि आपने शांति सेना के बारे में सुना होगा कि आपको लगता है कि शांति सेना का होना स्वयं में एक विरोधाभासी बात है करके। उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए उनकी आंसर्स प्यारे बच्चों आप लोगों को जो है लिखना होगा बच्चों। अगले पे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसकी क्वेश्चन आंसर है, ये शक्ति संतुलन क्या है ये देख चुके हैं बच्चों अपन। ठीक है, आगे देख लेते हैं कौन सा भाई, ये तो हो गया है ना, फिर शक्ति संतुलन अपन देख चुके हैं।